चलिए, तो सभी लोगों को राम राम साहब। आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। राधे राधे जी। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जबरदस्त होगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है सर, आइए। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे चल रहे थे, संविधान सभा पर, और संभवतः कोशिश ये करेंगे कि आज संविधान सभा खत्म हो जाए। अगर आज नहीं हो पाती तो फिर हम नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन अभी तक बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन से लेकर, ठीक है, उसके गठन से लेकर और जो कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव हुए हैं वहां तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, आइए अब यहां से आगे क्या चलेगा यही आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। अब यहां से आगे हम संविधान निर्माण की कार्यप्रणाली को समझेंगे। ठीक है भैया जी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की ठीक है जी, उसकी फंक्शनिंग को हम समझेंगे। ठीक है, हालांकि यही चल रहा था, लेकिन अब हम, ठीक है, बहुत कुछ आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत कुछ हम नया पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके फंक्शंस को, या फिर हम बात करें कि बेसिकली उसके, ठीक है, एग्जीक्यूशन को, उसकी कार्यप्रणाली को, कार्यप्रणाली। ठीक है, आप इसको प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको फंक्शनिंग कह सकते हैं, आप जो भी अच्छा लगे आप इसे ये बोलिए। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे से समझते हैं, आराम आराम से। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि कल आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि आप लोग जल्दी ही वर्दी में मिलकर आएंगे। ठीक है, तो बस इसी दिशा में आपका प्रयास होना चाहिए और बहुत ईमानदारी से आपकी मेहनत होनी चाहिए। अभी तक हम कहां थे? पहले अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसका एक संक्षेप में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था, ठीक है ना, संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, कि भाई ये जो संविधान की मांग हुई है ना, संविधान निर्माण की जो मांग हुई है, ठीक है, इस मांग को हमने तीन भागों में क्लासिफाइड किया: अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग में सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब की मांग, जिसमें उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से अपनी इस मांग को, ठीक है, दोहराया था। उसके बाद 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और सांकेतिक मांगों के अंतर्गत, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि 1922 में गांधी जी ने कहा था कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। कहानी आगे बढ़ी। 1923 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू कमेटी बनी और उसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाया, बेसिकली जो भारतीयों के लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग करता था। और यही बिल जो है आपका 1925 में दिल्ली में ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में रखा गया, जिसको महात्मा गांधी जी ने खुद रखा था। ठीक है, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के क्रम में फिर नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू जी तैयार करते हैं और बेसिकली जो नेहरू रिपोर्ट थी, ये भारत को कनाडा और साउथ अफ्रीका की भांति डोमिनियन स्टेट्स के दर्जे देने की बात कहती थी और भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की वकालत करती थी। ठीक है ना, साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह था कि भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चल रही है, उस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को, उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, उस व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहिए। चलिए, तो ये सारी बातें थी। लेकिन कुल मिलाकर जब हम प्रत्यक्ष मांगों के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले नरेंद्र भट्टाचार्य की मांग, जिनको मानवेंद्रनाथ रॉय भी कहते हैं हम, तो उनकी मांग ये थी कि भाई, ठीक है, संविधान सभा का गठन होना चाहिए और उसी के आधार पर हमारे देश का संविधान बनना चाहिए। तो ये पहली प्रत्यक्ष मांग थी कि किसी एक व्यक्ति ने, ठीक है, संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों के लिए संविधान के गठन की बात कही। उसके बाद फिर 1935 में, ठीक है, कांग्रेस ने अपनी इसी मांग को दोहराया। फिर 1936 और 37 के कांग्रेस अधिवेशनों में इस मांग को बार बार दोहराया गया। 36 का लखनऊ अधिवेशन था, 37 का फैजपुर अधिवेशन था और 1938 के अधिवेशन में नेहरू जी बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई हो। ये मांगे थी। ठीक है, इन मांगों के बाद, ठीक है, भारतीयों के लिए, ठीक है, एक बहुत अच्छी बात यह रही कि इस परिस्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई।
जब भारतीय एक तरफ अंग्रेजों से अपने लिए संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं, ठीक है, और अंग्रेज भारतीयों की इन मांगों को बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में होने वाले चुनावों में जिसने अपनी सरकार बनाई थी, और जब बिना उस कांग्रेस के पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय भी हमारी तरफ से, अर्थात ठीक है मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां से कांग्रेस को धक्का लगा, क्योंकि कांग्रेस का मानना यह था कि भाई हम भारत की सबसे बड़ी संस्था हैं, ठीक है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो एक बार हमसे तो पूछा जाना चाहिए था। और कांग्रेस के समस्त मंत्री परिषद ने, समस्त मंत्रिमंडल ने, ठीक है, इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो कुल मिलाकर जब यह बात, हालांकि इससे मुस्लिम लीग बड़ी प्रसन्न हुई, मुस्लिम लीग ने कहा कि चलो ठीक है, देश को अंततः कांग्रेस से मुक्ति मिली। और लेकिन जब कांग्रेस के सारे मंत्रिमंडल और समस्त नेताओं ने अपने पद से त्याग पत्र दिया, तो फिर यहीं पर कांग्रेस को उन सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने भैया जनता से बार बार यह आग्रह किया कि कोई भी भारतीय सैनिक इस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति थे बेटा, सबने इनकी बात मानी। जैसे आज हम अपने नेताओं की बात मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आज हम उनकी बात मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये बात उनकी मानी गई। और जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। थैंक यू। ठीक है, तो भारतीय सैनिकों ने बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, शामिल होने से इनकार कर दिया बिल्कुल भी, कि भाई अब हम द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यही, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की इन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए सबसे पहले जो वायसराय लिलितगो है, उसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है 8 अगस्त 1940 को। जब उससे भी बात नहीं बनती तो क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन बेसिकली आपका मार्च 1942 में आता है। इस मिशन को भी, ठीक है, कांग्रेस अस्वीकार कर देती है, मुस्लिम लीग भी इसको अस्वीकार कर देती है, और वही महात्मा गांधी तो इसको पोस्ट डेटेड चेक तक कह देते हैं। ठीक है जी, जी भाई वीडियो चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है जी, ठीक है, शायद आप ही के नेटवर्क में, ठीक है, कोई इश्यू रहा होगा। सर आप एकदम घूम घूम के पढ़ाते हो मस्ती में, और हमें भी अच्छा लगता है। चलिए आइए, ठीक है, अब यहां पर फोकस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। तो क्रिप्स मिशन से भी बात नहीं बन पाई, ठीक है, और महात्मा गांधी ने तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। फिर अंततः द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, और भारतीयों को विश्वास में लेने के लिए, और अंग्रेजों ने जो एक प्रॉमिस कर दी थी कि भारतीय ही भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, लेकिन व्यवस्था उसकी हम बनाएंगे, तो बस अपने, ठीक है, इसी वादे के तहत जो है अंग्रेज कैबिनेट मिशन लेकर आते हैं। और कल कैबिनेट मिशन की संपूर्ण फंक्शनिंग को हमने देखा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, संविधान निर्माण की प्रोसेस, कार्य प्रणाली। और जब संविधान निर्माण की कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। अक्टूबर नवंबर में परिणाम आ गया। इस परिणाम के तहत 208 सीटें कांग्रेस को मिली, कल मैंने आपको बता दिया था। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीटें छोटे व अन्य निर्दलीय दलों को मिली। ठीक है, अब इनमें से 8 निर्दलीय थे। मेरे प्यारे बच्चे कल कुछ पूछ रहे थे, सर निर्दलीय क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चे, जो उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से खड़ा हो, ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार ना हो, ठीक है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा न लेता, उसको निर्दलीय उम्मीदवार कहते हैं। तो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 8 थी। ठीक है जी, और 7 ऐसे सदस्य थे जो कि बेसिकली छोटी छोटी पार्टियों से थे, ठीक है, जिनकी सीटें एक एक थी, वो हमने देखा। अब यहां पर हम बात करेंगे जब कार्यप्रणाली की, तो कार्यप्रणाली में हम देखेंगे संविधान सभा की फर्स्ट सिटिंग, प्रथम बैठक। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ठीक है, संविधान सभा की फर्स्ट सिटिंग देखेंगे, पहली बैठक देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, संविधान सभा के चुनाव हो चुके थे, और संविधान सभा के चुनाव के उपरांत जितने भी सदस्य थे वह, ठीक है, समस्त देशी रियासतों के, वह समस्त ब्रिटिश भारत के प्रांतों और देशी रियासतों से
कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से तो वो निर्वाचित हो चुके थे और देशी रियासतों से वह मनोनीत हो चुके थे, प्रिंसली स्टेट से वह मनोनीत हो चुके थे। लेकिन यहां पर देखिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, वो इश्यू मैं आपको बताऊंगा क्या है, लेकिन हम इसको स्टार्ट करते हैं पहली बैठक से। जो पहली बैठक है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। लेकिन उससे 3 दिन पहले 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हो चुका था। जी हां, 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हो चुका था मेरे प्यारे बच्चे। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो फ्रेंच पद्धति के आधार पर हुआ था, फ्रांस की प्रणाली के आधार पर हुआ था। ठीक है, तो 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हो चुका है। छह दिसंबर को हो चुका है और यह जो गठन है यह फ्रांस की पद्धति के आधार पर हुआ है। ठीक है, फ्रांस की प्रणाली अथवा फ्रांस की पद्धति के आधार पर यह गठन हुआ है। क्लियर है? अब पहली बैठक जो है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इस बैठक में महज 211 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मात्र 211 सदस्य इस बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए उसके पीछे कारण क्या था, देखिए ये हमें समझना है कि जो पहली बैठक हुई, सर ये पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को, ठीक है ना। और ये होती कहां पर है सर? तो जो पुराना संसद है, अब आप वर्तमान संसद नहीं कहेंगे, अब वह पुराना संसद हो चुका है। तो जो पुराना संसद भवन है, पुराना संसद भवन, ओल्ड पार्लियामेंट जो है, उसके सेंट्रल असेंबली हॉल में, उसके केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ठीक है, उसके सेंट्रल असेंबली हॉल में हुई थी, सेंट्रल असेंबली हॉल में हुई थी। ठीक है ना। तो जो पहली बैठक थी मेरे प्यारे बच्चे, वो पहली बैठक कहां पर हुई? मेरे साथ साथ बोलेंगे। तो सर जो पहली बैठक थी वह पुराने संसद के, ठीक है, अब कोई वर्तमान संसद बताए तो गलत है, तो पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, मतलब सेंट्रल असेंबली हॉल में हुई थी। अभी जो पुराने संसद का जो केंद्रीय कक्ष था, ठीक है, आज वर्तमान में, मतलब आज का मतलब है कि अब नए संसद भवन के बनने से पहले, तो नए संसद भवन के बनने से पहले, ठीक है, इसमें, ठीक है, ज्वाइंट सेशंस होते थे, जो संयुक्त अधिवेशन होते थे ना लोकसभा और राज्यसभा के, वो इसी में होते थे, ज्वाइंट सेशंस। बात समझ में आ रही है? तो ज्वाइंट सेशंस जो थे मेरे प्यारे बच्चे, वह ज्वाइंट सेशन, ठीक है, इसमें होते थे। अब चूंकि संसद ही नहीं बन गई, ठीक है, जब संसद नहीं बन गई तो अब नई बिल्डिंग में ज्वाइंट सेशन होंगे, अब नई बिल्डिंग में बेटा आपके संयुक्त अधिवेशन होंगे। तो संयुक्त अधिवेशन तो पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, ठीक है, जिसमें के आपके ज्वाइंट सेशन होते हैं या होते थे, ठीक है, वहां पर ये पहली बैठक हुई थी। उस समय ये आपका लाइब्रेरी था, उस समय ये क्या था मेरे प्यारे बच्चे? उस समय ये आपका पुस्तकालय भवन था। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, उस समय पुस्तकालय भवन था। ठीक है जी, क्लियर है? सेंट्रल असेंबली हॉल। और उस समय ये क्या था मेरे प्यारे बच्चे? उस समय ये पुस्तकालय भवन हुआ करता था, पुस्तकालय भवन, लाइब्रेरी था। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। 9 दिसंबर 1946 को पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल असेंबली हॉल में, ठीक है, बैठक हुई। ठीक है, उस समय वो क्या था सर? पुस्तकालय भवन था। और इस बैठक में, ठीक ना, सरप्राइजिंगली इस बैठक में महज 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। कितने सदस्यों ने भैया जी? 211 सदस्यों ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया। बस 211 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया जी? 389 सदस्य थे। और इस 389 सदस्यों में से महज 211 सदस्यों ने भाग लिया। तो इसके पीछे कारण क्या है कि सर, ठीक है, आधे ही सदस्य पार्टिसिपेट कर पाए? भैया कोई ना कोई तो वजह होगी कि केवल आधे ही सदस्य पार्टिसिपेट किए। अगर देखो तो 389 के आधे से थोड़े से ही तो ज्यादा निकले 211, है कि नहीं? तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन यह है कि इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया, स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उठाया। उसने कहा कि हमें चाहिए स्वतंत्र पाकिस्तान, है।
और हमें जब चूंकि स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए तो स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उठाते हुए उसने मेरे प्यारे बच्चे इस बैठक का बहिष्कार किया, जो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक थी। क्लियर है? तो नंबर फर्स्ट क्या कारण था भैया जी? तो सबसे पहला कारण यह था कि पाकिस्तान ने स्वतंत्र मतलब मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान को मुद्दा बनाकर या स्वतंत्र पाकिस्तान के मांग को लेकर इस बैठक का बहिष्कार किया। बात समझ में आ रही है? तो मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उठाते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया। चलो मान के चलो 389 में से 73 मुस्लिम लीग के सदस्य हट भी गए। भाई 73 ही तो थे मुस्लिम लीग के बाबू, बोलो। अरे मान के चलो कि 389 में से 73 मुस्लिम लीग के हट भी गए भैया जी, फिर भी 300 सदस्य तो होने ही चाहिए थे। ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि भाई कि मुस्लिम लीग के सारे सदस्यों ने बहिष्कार किया। बिल्कुल ये बात सही है कि मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों ने बहिष्कार किया, तो 73 ही तो थे। चलो 73 भैया नहीं आ रहे, 73 इस पहली बैठक में नहीं आएंगे, 73 लोगों ने बाइकआउट कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया, तो फिर भी तो भैया 300 होने चाहिए थे। उसके बावजूद भी ये इतने कम क्यों हैं? तो उसका रीजन दूसरा है, एक और है। वो रीजन क्या है भैया जी? कि जो देसी रियासतों के अधिकांश रिप्रेजेंटेटर्स थे, जो देसी रियासतों के अधिकांश प्रतिनिधि थे मेरे प्यारे बच्चे, उन्होंने भी इस पहली बैठक में भाग लेने से अपने आप को दूर रखा। इसके पीछे भी उनकी अपनी स्टोरी है। ठीक है, तो क्या भैया जी सेकंड कारण क्या था? कि देसी रियासतों के प्रिंसली स्टेट्स के अधिकांश प्रतिनिधि ने ठीक है इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो देसी रियासतों के प्रिंसली स्टेट्स के मैक्सिमम जो रिप्रेजेंटेटर्स थे, अधिकांश प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी बैठक में शामिल होने से मना कर दिया कि हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब इनका अपना कष्ट है, इनका अपना दुख है। इनका अपना दुख ये है मेरे प्यारे बच्चे कि वास्तव में ये ठीक है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र ये इसलिए रहना चाहते हैं कि क्योंकि क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई थी। ठीक है ना, क्लीमेंट एटली की घोषणा कुछ इस प्रकार से थी, मैं आपको इसे संक्षेप में बताना चाहूंगा कि देसी रियासतें चाहें तो भारत के साथ भी शामिल हो सकती है, वह चाहे तो पाकिस्तान के भी साथ शामिल हो सकती है, वह चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। बात समझ में आ रही है? हालांकि देखिए ये क्लीमेंट एटली की जो घोषणा है ना, ये क्लीमेंट एटली की घोषणा बच्चे हुई बाद में है। ठीक, क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई बाद में है, लेकिन कहीं ना कहीं देसी रियासतों के प्रतिनिधियों को बेटा इसका अंदाजा पहले से ही था, और उन्होंने ठीक है अपने आप को ऐसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के गठन से दूर रखा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उनके दादा परदादा तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के आधार पर शासन करते हुए आए हम लोगों पर। ठीक है, पहले वो, फिर उनके पिताजी, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी के पिताजी। तो उनके ठीक है अगर हम उनकी दृष्टि में देखें तो उनकी दृष्टि में तो जनता कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिकली उनका राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजा ही सब कुछ होता है। और अगर लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा तो फिर भैया जी राजाओं को पूछेगा कौन? क्योंकि लोकतंत्र में तो लोगों का शासन होता है। देखिए अब्राहम लिंकन ने तो कहा था ना कि लोकतंत्र क्या है सर? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है ना, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, कॉल्ड द डेमोक्रेसी। तो फिर इनको कौन पूछेगा? तो इसलिए बेचारे वो ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कर कुछ सकते नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम पहली बैठक में भाग ही नहीं लेंगे, हम बेसिकली इसका ठीक है हम इसमें शामिल ही नहीं होंगे। तो बहिष्कार तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन इसमें इन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन कुल मिलाकर ठीक है ये बात ध्यान रखना कि जो पहली बैठक थी, इस पहली बैठक में ठीक है पूरी संविधान सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हुए थे 211। पहली बैठक में पूरी संविधान सभा में जितने भी सदस्य उपस्थित हुए थे 211 मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है 211 सदस्यों में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो सबसे बड़े बूढ़े व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ठीक है ना इस पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब चूंकि वो केवल इस पहली बैठक के अध्यक्ष बने थे, वो संविधान सभा के ठीक है इस प्रकार के अध्यक्ष थे जो केवल पहली बैठक के अध्यक्ष बने थे। वो संविधान सभा के कुछ ऐसे अध्यक्ष थे जो पहली ही बैठक के अध्यक्ष बने थे, तो बेसिकली वो अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे।
सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। या सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। ठीक है भैया जी, कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसलिए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष। अब ये ध्यान रखना, ये अध्यक्ष जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये पहली बैठक के हैं, क्योंकि केवल ये पहली बैठक के अध्यक्ष बने। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई भी बैठक होती है ना तो उसका एक अध्यक्ष जरूर बनाया जाता है। अगर देखो आप लोगों की अनुमति हो, थोड़ा सा कफ हो रहा है, एक खांसी है, मैं बीच बीच में चाय पीता रहूंगा, है ना, आप मुझे आज्ञा दें, और आप नहीं भी देंगे मैं तब भी चाय पीऊंगा। ठीक है, चलिए, तो एक सिप में ले लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है सर। तो प्रथम बैठक, ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने, और ये पहली ही बैठक के अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि बेटा जब कोई भी बैठक होगी ना, ठीक है, तो उसका एक अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि वो इस बैठक का, ठीक है, सभापतित्व तो करता है, बेसिकली वो इस बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, तो उसके सुपरविजन में वो पूरी बैठक कंडक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसा एक सुपरवाइजर हमें चाहिए, तो ऐसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सुपरवाइजर बनाया। तो इसलिए ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये पहले अध्यक्ष कैसे थे बेटा? अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब टेम्पोरेरी थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, लेकिन टेम्पोरेरी तो थे, लेकिन टेम्पोरेरी, ठीक है, बट फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बात समझ में आ रही? पहले यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले नहीं है, पहले यही है। उसके बाद जो है 11 दिसंबर को मेरे प्यारे बच्चे, अब ये 9 दिसंबर का पूरा घटनाक्रम हो गया, अब 11 दिसंबर को फिर से संविधान सभा सजती है 1946 को। ठीक है, फिर से यहां पर, ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो इसी, ठीक है, केंद्रीय कक्ष में आते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पहली बैठक थी ना, इस पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अध्यक्षता इन्होंने की थी। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये जो पहली बैठक थी मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां पर अधिकांश तक किताबें जो है ना वो मौन हो जाएंगी, अधिकांश तक कंटेंट फेल हो जाएगा, और यहां पर ये प्रश्न जो आपका पूछा गया है, ये आपका पीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, और यूपी में, कि इस पहली बैठक को संबोधित किसने किया था। तो जब संबोधित का प्रश्न आ जाए, तो इस पहली बैठक को संबोधित किया था भैया जी जेवी कृपलानी ने। किसने? जेवी कृपलानी। तो जेवी कृपलानी जी जो है बेटा, वो इस पहली बैठक को संबोधित करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बैठक, ठीक, 11 दिसंबर 1946। अब हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चे कि जैसे जैसे संविधान निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ी, संविधान सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। तो आप ऐसे लिखेंगे, अच्छे स्टूडेंट्स की भांति कैसे लिखेंगे कि सर जैसे जैसे संविधान निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ती गई, कार्यवाही आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, ठीक है, वैसे वैसे, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स की संख्या बढ़ी, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, ठीक है, मेंबर्स की संख्या बढ़ी, मेंबर्स की संख्या बढ़ी, संख्या बढ़ी। बढ़ी, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चे द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है, आगे बढ़ती है, पार्टिसिपेट करने वाले सदस्यों की संख्या भी बढ़ती है। तो 11 दिसंबर 1946 की बैठक में वास्तव में सदस्यों की संख्या में एक अच्छी खासी वृद्धि देखी गई। लेकिन ये जो बैठक थी ना 11 दिसंबर वाली, ये काफी स्पेशल बैठक थी। इस बैठक में अब संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहले तो हम संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को अपॉइंट करेंगे। किसको सर? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर।
एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एडवाइजर को अपॉइंट करेंगे, एडवाइजर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को हम संवैधानिक सलाहकार। सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया जी, संवैधानिक सलाहकार बोलते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किए जाएंगे, साथ ही साथ संविधान सभा के सदस्य अब अपने बीच में से एक परमानेंट अध्यक्ष और एक परमानेंट उपाध्यक्ष, ठीक है, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, या एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो इसे तो अपॉइंट किया जाना था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर को, बाकी का संविधान सदस्यों के बीच में से, ठीक है सर, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाना था। तो संविधान सभा के सदस्यों ने, ठीक है, अपने बीच में से एक अध्यक्ष चुना और कहा कि भैया जी जो हमारा अध्यक्ष होगा, हमारा अध्यक्ष कैसा हो, राजेंद्र बाबू जैसा हो, है ना भैया जी। तो हमारे अध्यक्ष कैसा हो, राजेंद्र बाबू जैसा हो। तो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और उपाध्यक्ष बनाए गए वह भी एक डॉक्टर साहब थे, एच.सी. मुखर्जी, पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर वी.एन. राव। डॉक्टर वी.एन. राव, देखो कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, तीनों के तीनों पीएचडी हैं, डॉक्टर वी.एन. राव, ठीक है। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। और ये कारनामा सर 11 दिसंबर वाली बैठक में हुआ है। चलिए, तो ये कारनामा 11 दिसंबर वाली बैठक में हुआ है कि संविधान सभा के सदस्यों ने, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने अपने बीच में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया। अच्छा, अब यहां पर देखो पूरी कहानी समझ लो। जब संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से प्रश्न बनते हैं, या प्रीवियस एग्जाम में बनते हुए आए हैं और अब भी बना था, ठीक है ना, तो इससे पूछ लेना, समझ लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष हैं, संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष हैं, दूसरे अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं, प्रथम स्थायी अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष हैं, लेकिन पहले परमानेंट अध्यक्ष है। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे 13 दिसंबर को होने वाली बैठक। ये बड़ी स्पेशल है। 13 दिसंबर 1946, 1946, ठीक ना। बैठक स्टार्ट हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी सीट पर आकर बैठे, ठीक है। बैठक आगे बढ़ती है और जैसे ही बैठक आगे बढ़ती है तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बैठक में एक रेजोल्यूशन लाया जाता है। इस बैठक में क्या लाया जाता है? इस बैठक में मेरे प्यारे बच्चे एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है। और वो प्रस्ताव लाया जाता है जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। और जवाहरलाल नेहरू उस प्रस्ताव को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव का नाम देते हैं। उद्देश्य का मतलब समझते हो ना, कि हमारे ये उद्देश्य हैं, ठीक है ना, डेट ऑल, ठीक है, डेट आर अवर ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे उद्देश्य हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इन उद्देश्यों को स्वीकार किया जाए, जिससे कि ठीक है भविष्य में इन उद्देश्यों की पूर्ति के माध्यम से हमारी संविधान सभा का, ठीक है, संपूर्ण गठन हो सके और फिर उसके बाद हमारे संविधान निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ सके। तो कहने का आशय बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। वो सिंपल क्या है सर, कि 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों ने अपने बीच में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर वी.एन. राव, ठीक है, इनको चुना। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, इनको एच.सी. मुखर्जी भी कहते हैं। कहानी का कंक्लूजन ये निकला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये दूसरे अध्यक्ष थे बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये पहले स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। बस में स्थायी पहले थे, लेकिन ओवरऑल ये दूसरे अध्यक्ष थे, क्योंकि इनसे पहले, ठीक है, कोई और मजाल ले चुका था जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, वो अध्यक्षता कर चुके थे। अब 13 दिसंबर 1946 को ये जो जो 13 दिसंबर 1946 का समय आया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। ठीक, कार्यवाही आगे बढ़ती है
और वो एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं बेसिकली, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और वह उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से देखिए एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु हो। बात समझ में आ रही है? जो पूरी तरह से कैसा हो? स्वतंत्र और संप्रभु हो। तो वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं और उस भारत के बारे में उन्होंने अपने उस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा है कि हम ऐसा भारत चाहते हैं, ठीक है, हम ऐसा संविधान चाहते हैं। अब संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया कि भाई संविधान सभा, ठीक है, ये हमारी मांगे हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लो, तो उसके बाद हम ऐसा भारत और ऐसा संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है। और यह उद्देश्य प्रस्ताव भैया जी किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा भैया जी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना? और किसके समक्ष किया जाता है? संविधान सभा के समक्ष। ऑब्वियस सी बात है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो 22 जनवरी 1947 को इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा भैया जी क्या कर लिया गया? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, आखिरकार स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इसकी जो विषय वस्तु है इस उद्देश्य प्रस्ताव की, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव की विषय वस्तु क्या है? अब जैसे मान के चलिए, देखो इसका नाम ही है बेटा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब आप समझे, इसको रटना नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि सर, दैट आर आवर ऑब्जेक्ट्स एंड, ठीक है, वी ऑल वांट्स टू फुलफिल अवर, ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो ये हमारे उद्देश्य है और हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो। और वो उद्देश्य कैसे थे? क्या जवाहरलाल नेहरू का अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था? नहीं। ठीक है, देश के प्रति, संविधान के प्रति, कि हमारा संविधान ऐसा हो, हमारा देश ऐसा बने, ये सारी बातें। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव की जो प्रमुख बातें थी, जो विषय वस्तु थी, उनमें सबसे पहली विषय वस्तु है कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और स्वर्ण गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। बात समझ में आ रही है जी? ओके ओके, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या है विषय वस्तु? कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सवर्न रिपब्लिक के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है ना? इंडिया को एक इंडिपेंडेंट, मतलब भारत को एक, ठीक है ना, स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। एक एक शब्द में अच्छे से समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं। तो भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। स्थापित किया जाए सबसे पहली शर्त बेटा, भारत को एक स्वतंत्र, देखिए स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हो कि पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीनता से मुक्त, पूरी तरह से अंग्रेजों की अधिकारिता से मुक्त, या ठीक है अंग्रेज ही नहीं, किसी और विदेशी शक्ति के अधीनता अधिकारिता से पूरी तरह से मुक्त। अब यहां पे जो संप्रभु होता है ना बेटा, ठीक है, इसको सॉवरेन कहते हैं इंग्लिश में, संप्रभु को। ठीक है, मैं लिख देता हूं, स्वतंत्र को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट। ठीक है, और संप्रभु को बोलेंगे हम स्वतंत्र। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, संप्रभु को हम बोलेंगे, ठीक है, सॉवरेन। ठीक है जी, ढंग से लिख देता हूं अच्छे से। सॉवरेन, ठीक है, संप्रभु, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, संप्रभु, स्वतंत्र, और गणराज्य को कहेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है।
तो भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए। तो स्वतंत्र का मतलब तो हो गया पूरी तरह से, ठीक है, किसी की अधिकारता है अधीनता से मुक्त। संप्रभु का मतलब पता क्या होता है बेटा? संप्रभु का मतलब मैं आपको इस एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है, मेरी बात आप अच्छे से समझना। जैसे अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, ठीक है ना, और आपका किसी से बहुत जबरदस्त प्रेम प्रसंग चल रहा है। ऐसा प्रेम प्रसंग चल रहा है कि दिन में 2-3 घंटे तो मिनिमम बात हो जाती है, और इन 2-3 घंटों की बात में जीने मरने की कम से कम 20 बार कसमें हो जाती हैं कि बाबू मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ठीक है, ऐसा है। कुल मिलाकर ये बात, ठीक है, जो आपका दूसरा वाला जीवन साथी है, ठीक है, जो कि बेसिकली, ठीक है, फीमेल है, उसके घर वालों को पता चल जाती है ये वाली बात कि ऐसे ऐसे ये चल रहा है, इलू इलू चल रहा है। तो ये बात पता चल जाती है, और वो, ठीक है, आपके उस साथी का कहीं विवाह तय कर देते हैं। आप क्या हैं अभी? कुछ भी नहीं, ठीक है। आप दिग्विजय सर से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राहुल सर से आप मैथ पढ़ रहे हैं, नवीन सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और भी गुरुजन है, ठीक है। तो अभी आप कुछ नहीं है, और ऐसे में, ठीक है, विवाह फिक्स हो जाता है। उधर से आपके साथी का दुबका चोरी फोन आता है, वो फोन करता है और वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हूं, मेरी शादी है, आप कुछ करो। आप भी फिर फैसला लेते हो कि होगा जो देखा जाएगा, आज मैं अपने पिताजी से बोल देता हूं। आप पिताजी से बोलने के कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद पिताजी को जब आप बताएंगे, पिताजी माताजी को, कि आपका हाल बहुत बुरा होगा, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप उन पर डिपेंडेंट हैं, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, आप अपने स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते, आप उन पर डिपेंडेंट हैं। यही 2 स्टार आपकी वर्दी पर लग चुके होते। बात समझ में आ रही है? 2 स्टार आपकी वर्दी पर लग चुके होते। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरे प्यारे बच्चे, जो व्हाइट कलर की बोलेरो होती है और जिस पर नीली और लाल बत्ती लगी हुई होती है, टू 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 करते हुए, उसमें आप पेट्रोलिंग कर रहे होते और लोगों की समस्याएं सुन रहे होते, लोगों का भला कर रहे होते, और तब ये आपका ऐसा प्रसंग चल रहा होता। और इस प्रसंग में अगर जो सामने वाला जो व्यक्ति है आपका फीमेल पार्टनर, उसके घर वालों को पता चल गया होता, तो फिर वो किसी और से विवाह नहीं कराता, फिर वो डायरेक्ट कहता अपनी लड़की से कि अच्छा क्या करता है लड़का, ठीक है, दरोगा है, अच्छा चलो नंबर दो। और लड़की के पिताजी आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहे होते कि दामाद जी बताइए कब बारात लेकर आ रहे हैं। और आप भी इस केस में अपने पिताजी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं। वो बात अलग है कि आप उनका आशीर्वाद जरूर लेते, लेकिन आप चूंकि उन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पर आप अपना फैसला करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते। तो संप्रभु का मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी मेरे प्यारे बच्ची संस्था, ऐसा कोई भी राज्य अथवा ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी संस्था, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वो संप्रभु माना जाता है जो किसी के अधिकारता के अधीन नहीं होता, जो स्वतंत्र निर्णय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। मतलब जो ना तो किसी भीरी दबाव में काम करता, ना ही वो किसी बाहरी दबाव में काम करता, ना तो, ठीक है, अगर हम एक स्वतंत्र अगर हम एक संप्रभु देश हैं, अगर हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि सब हम किसी का दबाव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, संप्रभु देश हैं, तो हम किसी का दबाव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो दबाव भीतरी हो, चाहे वो दबाव बाहरी हो, हम सारे के सारे अपने निर्णय स्वतंत्र ले सकते हैं। तो ऐसे देश को हम संप्रभु कहते हैं। क्लियर? स्वतंत्रता का मतलब तो आप समझते ही हो। और गणराज्य का मतलब क्या होता है बेटा? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? इसको आप जरूर समझो कि रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक का आशय क्या है। रिपब्लिक का आशय यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा देश रिपब्लिक माना जाता है जिसका हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्याध्यक्ष, तो जिसका राज्याध्यक्ष जनता के द्वारा चुनकर आता हो। वो बात अलग है कि वहां का राज्याध्यक्ष जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता हो या इनडायरेक्टली, डज नॉट मैटर, ठीक है ना, डज नॉट मैटर कि जो भैया जी आपका, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट है, वो जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो जनता के द्वारा इलेक्टेड है, ठीक है। वो कोई वंशानुगत नहीं है। जैसे ब्रिटेन में भैया वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो वहां का क्राउन होता है, ठीक है, जो परंपरा वहां पे सदियों से चली आ रही है, ठीक है ना, जो भी वहां का राजा या रानी होगा वो वहां का हेड ऑफ स्टेट होगा। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ भैया जी जब से संविधान लागू हुआ है, ठीक है, तब से हमारे हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। बस पहले वाले हेड ऑफ स्टेट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जनता ने नहीं चुना था, उनको संविधान सभा के सदस्यों ने चुना था, बस, ठीक है। तो पहले वाले हेड ऑफ स्टेट, पहले वाले जो राष्ट्राध्यक्ष थे, ठीक है, उनको, चलिए अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस भी देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है, यहां पे समझना, संसदीय शासन प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है,
ठीक है, वहां पर दो तरह के हेड होते हैं। तो जिस भी देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, जिस भी देश में संसदीय प्रणाली होगी, वहां पर दो तरह के अध्यक्ष होंगे, वहां पर दो तरह के हेड होंगे, दो तरह के अध्यक्ष होंगे वहां पर। ठीक है, एक होंगे भैया जी वहां पर, ठीक है, जो वहां के शासन अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरे होंगे जो वहां के राज्याध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार के हेड होते हैं, एक शासन अध्यक्ष, दूसरे राज्याध्यक्ष। शासन अध्यक्ष को हम हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, HOG, हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं शासन अध्यक्ष को। और यह व्यक्ति होता है आपका प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट भैया जी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। बात समझ में आ रही है? और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद का, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, संघीय मंत्री परिषद का मुखिया है। अभी आपको इतना नहीं समझना, ठीक है, अब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना बेटा, इतना डुबकी लगवाएंगे आपको, चिंता ना करो। वो तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे संविधान सभा से स्टार्ट करना पड़ा, नहीं तो तुम ठीक है बिफर जाते। अगर मैं संवैधानिक विकास के इतिहास से 73 के रेगुलेटिंग एक्ट से या शासन प्रणाली से स्टार्ट कर देता ना, तो तुम खेल जाते। तुम ये कहते किसे पकड़ लाए, इसे भी हटाओ। इसलिए मजबूरी थी कि मुझे संविधान सभा से स्टार्ट करने का आदेश मिला, क्योंकि बच्चा आमतौर पर, देखो ये एक स्वाभाविक होता है कि जो आपने पहले से कुछ पढ़ लिया हो ना, और वो नाम आपके सामने आ जाए, तो आपको लगा है कि भाई ये सही पढ़ा रहा है यार, है ना, ये आदमी बिल्कुल बढ़िया पढ़ा रहा है, कभी ये तो मैंने सुना है। ठीक है, जैसे आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुन लिए, या फिर आपने संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कहीं से पढ़ लिए कि पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक, और ये तो तुमने सुना ही नहीं होगा कि संविधान सभा को संबोधित JB कृपलानी ने किया था पहली बैठक को, ये तुमने नहीं सुना होगा, मुझे पता है। और संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष भी थे, ये भी तुमने नहीं सुना होगा। बहुत सारी चीजें तुमने नहीं सुनी। ठीक है, और अगर मैं उनको पढ़ाता तो मैं लगता अरे यार ये पता नहीं यार क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है? तो इसलिए जब ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा ना, तो मैं इसके साथ आपके द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के स्रोत और प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये मैं इसके साथ पढ़ाऊंगा। इसके बाद, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। और मैं ठीक है कोई हाइपरबोल नहीं कर रहा, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मेरे साथ जुड़े रहना मेरे प्यारे बच्चे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, आराम से पढ़ो, अच्छे से कुब्बत होनी चाहिए आपको समझने की जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, बाकी का एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। अब हम बात करते हैं राज्याध्यक्ष की। तो राज्याध्यक्ष जो है वो भैया जी हेड ऑफ स्टेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? HOS, इनको हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, राज्याध्यक्ष। और बेसिकली भारत जैसे संसदीय शासन प्रणाली में राज्याध्यक्ष कौन होते हैं भैया जी? राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये संघीय मंत्री परिषद का मुखिया है, प्रधानमंत्री। वास्तव में बात समझ में आ रही है? संघीय मंत्री परिषद का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रपति कौन है? ठीक, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति को बोला गया है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, है ना। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है। ठीक, अब राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रधान है वो नॉमिनल है, और जो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान है बेटा, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान एक्चुअल है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का मुखिया है वो वास्तविक रूप से है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय वास्तविक रूप से प्रभावी होते हैं, और वही पूरी मंत्री परिषद को चलाता है प्रधानमंत्री। तो इसलिए प्रधानमंत्री को कहते हैं हम वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है ना, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव बोली जाती है बेटा ये, वास्तविक कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री और जो उसकी मंत्री परिषद है उसको वास्तविक कार्यपालिका बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, हमारा जो बेचारा राष्ट्रपति है, बेशक आर्टिकल 53 में बोल दिया कि कार्यपालिका का वह मुखिया होगा, ठीक है, और वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से या खुद अपने द्वारा वह शासन कार्य संपादित करेगा। लेकिन आर्टिकल 74 में बेचारे के साथ बड़ी नाइंसाफी की और बोला कि वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। ठीक है, तो वो क्या है सर? वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, ध्यान रखना, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ये एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है और ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यू नहीं रहा होगा मेरे किसी प्यारे बच्चे को। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि जो इसकी विषय वस्तु है ना, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव की, उस उद्देश्य प्रस्ताव की विषय वस्तु को हम देख लेते हैं। क्यों उद्देश्य प्रस्ताव की विषय वस्तु को पढ़ना जरूरी क्यों है? ठीक है, आप में से पूछेंगे कि सर क्यों उद्देश्य प्रस्ताव को हम पढ़ें?
क्या मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे ये मिलेगा उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़कर कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जवाहरलाल नेहरू को। कैसे? जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे ना, प्रस्तावना, जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ाऊंगा ना मेरे प्यारे बच्चे, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, प्रस्तावना का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा प्रियम्बल। क्या होगा? प्रियम्बल, प्रस्तावना का इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसलिए जो आपका ओरिजिनल इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपका प्रियम्बल शब्द मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको शब्द मिलता है प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना का जो हिंदी रूपांतरण है वो क्या होगा भाई? इस प्रस्तावना का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो प्रियम्बल होगा, और हिंदी क्या होगा? प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना होगा। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका कौन सा वाला है मेरे प्यारे भैया जी? इंग्लिश वाला है। इंग्लिश वाले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो शब्द यूज किया है, ठीक है ना, वर्ड जो हमने यूज किया है, वो वर्ड हमने यूज किया है भैया जी प्रियम्बल। क्या यूज किया है? प्रियम्बल। लेकिन ठीक है, जो हिंदी वाला संविधान है, जो हमारा हिंदी वाला संविधान है, उस हिंदी वाले संविधान में, और वो बेसिकली हिंदी संविधान हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना, बेसिकली एक तरह का हिंदी ट्रांसलेशन है जिसको बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इसको लिखा है, लिखने का मतलब क्या है कि जो इसको लिपिबद्ध किया है, जो इसके कैलीग्राफर हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये नाम भी पहले सुना हो या ना सुना हो, नहीं सुना होगा आपने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपको ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो आपका मूल संविधान है, वो मूल संविधान जो बेसिकली आपका इंग्लिश में लिखा गया है, तो जो उसके सुलेखक हैं, सुलेखक का मतलब लिखने वाला व्यक्ति, जो लिखने वाला व्यक्ति है, जो कैलीग्राफर है, लिखने वाले व्यक्ति को हम सुलेखक को क्या बोलेंगे बेटा? कैलीग्राफर बोलेंगे। तो जो कैलीग्राफर है, वो कैलीग्राफर कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और उन्होंने, ठीक है, प्रियम्बल शब्द यूज किया है। अच्छा, अब इसी का आपका, ठीक है, हिंदी रूपांतरण हुआ। इसका क्या हुआ भैया जी? इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, और इस हिंदी ट्रांसलेशन में, इस हिंदी वाले संविधान में हमने प्रियम्बल का जब हिंदी में रूपांतरण किया, तो प्रस्तावना होना चाहिए था, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन ये होता है, प्रस्तावना ना होकर हमने उसके लिए एक शब्द यूज किया, उद्देश्य का। क्या यूज किया? उद्देश्य का यूज किया उसके लिए, उद्देश्य का। और जो हिंदी वाला संविधान है, ये लिखा था भैया जी, इसके कैलीग्राफर थे वसंत कृष्ण वैद्य। इसके कैलीग्राफर कौन थे? लिख लो, इसके जो कैलीग्राफर थे वो वसंत कृष्ण वैद्य थे, वसंत कृष्ण वैद्य थे। हिंदी संविधान में उद्देश्य का, अब हिंदी संविधान में हमने उद्देश्य का क्यों यूज किया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारी प्रस्तावना है ना, हमारी प्रस्तावना को बोला गया कि यह उद्देश्य प्रस्ताव का ही विकसित रूप है। यह प्रस्तावना जो है, यह उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है। इट्स अ डेवलप वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब आपको उद्देश्य प्रस्ताव याद आ गया कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? अरे बाप रे, उद्देश्य प्रस्ताव तो वही है, ठीक है, जिसको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में जिसको प्रस्तुत किया था, और संविधान सभा के द्वारा उसको 22 जनवरी
चलिए, मेरी आवाज आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही होगी भैया सबको, ठीक है ना? हाँ, चलो। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हाँ, तो मैंने यही बताया था, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैंने यही बताया था, ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा था। चलिए, ठीक है, मैं यही आपको बता रहा था, मैं यही आपको समझा रहा था मेरे प्यारे बच्चे, कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ठीक है, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप हमारी संविधान की प्रस्तावना है। तो इसलिए हमने बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी के उस उद्देश्य प्रस्ताव को और जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है, इसका श्रेय देने के लिए, इसका क्रेडिट देने के लिए, हमने जहां इंग्लिश में इसके लिए प्रेम्बल यूज किया वर्ड, जहां प्रेम्बल वर्ड यूज किया, वही हिंदी में हमने इसके लिए जो वर्ड यूज किया, वह वर्ड क्या था? हिंदी में हमने इसके लिए भैया जी उद्देश्य का शब्द का यूज किया। बात समझ में आ रही है? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई। और ये उद्देश्य प्रस्ताव वही है, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चे, यह जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही है जो 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, चलिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर, ठीक है, इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ठीक है, ये हमें पढ़ना है कि सर एक बात बताइए कि ये जो था इसका कंटेंट क्या था, इसकी विषय वस्तु क्या थी उद्देश्य प्रस्ताव की। तो आइए, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम उद्देश्य प्रस्ताव की विषय वस्तु को लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, दो चीज आपको पता नहीं चलती होंगी इस क्लास में, दो चीज आपको पता नहीं चलती होंगी। एक, सबसे पहले टाइम नहीं पता चलता होगा, दूसरा जी, ठीक है, तो टाइम आपको नहीं पता चला होगा। अमित जी, सब लोग यहां पे ध्यान दो, कोई बफरिंग नहीं है, सब कुछ बेहतर है, ठीक है, हमारा इंटरनेट कनेक्शन आपसे भी ज्यादा फास्ट है। जी, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है, तो अब एक बार क्या कर लेते हैं, ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव की हम विषय वस्तु को लिख लेते हैं, जो भी इसके विषय वस्तु है। सबसे पहली विषय वस्तु क्या है कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। ये हमने पढ़ चुके थे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे, पहली वाली विषय वस्तु। दूसरी, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, हम अपने इस संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, ठीक है ना, उपयुक्त प्रावधान करेंगे। तो बेसिकली अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के, ठीक है, इनको कहेंगे माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी हमारे इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तीसरा, हम इंडियन सिटीजन्स को, भारत के नागरिकों को, ठीक है, कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान करेंगे। कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है सर, तो भारत के नागरिकों को भैया जी क्या,
भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता भी प्रदान की जाएगी, स्वतंत्रता भी प्रदान की जाएगी भारत के नागरिकों को। अब सर बात यह आती है कि कौन कौन सी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मीन्स सर लिबर्टी, ठीक है। तो भारत के नागरिकों को कुछ विषयों में, ठीक है, लिबर्टी दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी। अब सर लिबर्टी किस किस की लिबर्टी दी जाएगी, किस किस की स्वतंत्रता दी जाएगी? तो सर जो लिबर्टी दी जाएगी वह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथ ही साथ भारत के समस्त नागरिकों को संस्था बनाने का स्वतंत्रता, संस्था बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इस तरह की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। भैया जी किस किस की स्वतंत्रता? तो सर विचार, ठीक है ना, आइडियाज, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, विश्वास, फेथ, धर्म, रिलीजन, उपासना, वर्शिप, ठीक है, और संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भैया जी। तो इन सब की स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये था भाई उद्देश्य प्रस्ताव का, ठीक है, तीसरा प्रावधान। पहला क्या था? भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। दूसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है, भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। क्लियर है भैया जी? बहुत अच्छे। इसके अलावा भारत के सभी नागरिकों को 3 प्रकार का जस्टिस दिया जाएगा। भारत के समस्त नागरिकों को ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय बात समझ पा रही है? तो भारत के सारे नागरिकों को, भारत के समस्त नागरिकों को पॉलिटिकल, ठीक है ना, और आपका इकोनॉमिकल और आपका सोशल, ठीक है सर। तो पॉलिटिकल, ठीक है ना, इकोनॉमी और आपका सोशल, तो सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है, जस्टिस बेसिकली। तो भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया जाएगा, ठीक है, न्याय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में एक गाना सुनाया जाएगा, तो इसलिए, ठीक है, प्रत्येक क्लास के लास्ट में एक गाना होगा रोज, तो इसलिए क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहे, ठीक है, और बहुत अच्छे से क्लास को देखा करें। और मैंने क्या बोला कि एक तो क्लास में आपको, ठीक है, टाइम नहीं पता चलता होगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। दूसरा, ठीक है, आप कभी मेरी क्लास में बोर नहीं हो सकते। इस पॉलिटी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट में भी, ठीक है, जिसमें अच्छे अच्छे को नींद आने लगती है, इस विषय में भी, ठीक है, आप बोर नहीं हो पाएंगे। ये मेरी बच्चे आपसे, ठीक है ना, पक्का विश्वास के साथ मैं बोल सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा एससी और एसटी, अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा की जाएगी, हितों की रक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी, ठीक है भाई। इसके अलावा छठवां प्रावधान यह था कि मानव का कल्याण और विश्व शांति में, ठीक है, मानव कल्याण और विश्व शांति में भारत का योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। बात समझ रहे? मतलब भारत एक महान था, महान है और महान रहेगा, ठीक है। तो मानव कल्याण और विश्व शांति में भारत का योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। मानव कल्याण, ठीक है, हमारे यहां बोलते भी तो है ना, ठीक है ना, विश्व का कल्याण हो, बोलते हैं कि नहीं, धर्म की जय हो, ठीक है। जब आप देखते हैं कि जब कोई भी हमारे यहां कोई भी धार्मिक सभा होती है, तो लास्ट में बोला जाता है कि जब सभा के समापन पर कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम एक ऐसे देश हैं
जहां पर बोला जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक है ना, सब ठीक है, हर एक कोई सुखी रहे, हर एक कोई प्राणी ठीक है देखे कि किसी को कोई कष्ट ना हो। तो मानव कल्याण एवं विश्व शांति में भारत का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा, विश्व शांति में उसका स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा। किया जाएगा, ठीक है भैया जी। तो मानव कल्याण और विश्व शांति में उसका स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। और लास्ट वाला आप खुद लिख लोगे, मैं बोल दूं तो कि मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो बेटा लास्ट वाला ये है कि जो हमारे भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है ना बेटा, तो जो हमारे भारत की गौरवशाली परंपरा और जो प्राचीन सभ्यता रही है उसको उसका उचित स्थान दिलवाया जाएगा, ठीक है। भारत की गौरवशाली परंपरा, भारत की गौरवशाली परंपरा और प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा, उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। ठीक है, भारत की गौरवशाली परंपरा और प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान दिलाया जाएगा। तो यहां से कुल मिलाकर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब संविधान निर्माण की कार्यवाही और आगे बढ़ती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। संविधान सभा के निर्माण को, ठीक है ना, आप अपनी बहन की शादी से जोड़कर देखिए, या फिर मैं, ठीक है, मान के चलिए मेरी सिस्टर की शादी है, मैं अपनी बहन की शादी से जोड़कर देखता हूं, ठीक है, पूरी संविधान सभा को। बस 2 मिनट में आपको समझाऊंगा, बस 2 मिनट में आपकी लेना चाहूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मेरी सिस्टर की शादी है, ठीक है, और हम 2 भाई हैं, आप समझ पा रही, हम 2 भाई हैं, और अगर चाचा ताऊ के मिला दिए जाए तो टोटल हम 5 भाई हैं। मेरे पास समझिए सिस्टर की शादी है, ठीक है। तो पिताजी आते हैं मेरे पास और पिताजी बोलते हैं कि भाई ऐसा है, तुम 5 सुनो। हम 5 को इकट्ठा करते हैं और 5 को इकट्ठा करने के बाद बोलते हैं कि देख भाई, तू सबसे बड़ा है। मुझसे कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। भाई बोल्डी तू सबसे बड़ा, मतलब दिग्विजय तू सबसे बड़ा है। तेरा काम यह है कि तू पूरे बारात की व्यवस्था को संभालेगा। जब बारात चढ़ रही होगी तो तू ये देखेगा कि कोई भी गांव का अराजक व्यक्ति, कोई भी उपद्रवी, ठीक है, बारात में हल्ला गुल्ला ना करे। होता है ना, किसी की बारात चढ़ती है, मतलब बारात बाहर से आती है, ठीक है ना, दूल्हा आता है बाहर से आती है, तो गांव के कुछ लोग ये होते हैं कि उनका काम ये होता है शरारत करना, कैसे भी उनकी बारात को बिगाड़ो, ठीक है। तो वो घोड़ी को छेड़ देंगे या किसी बाराती को कुछ उल्टा सुल्टा बोलने लग जाएंगे, शराब पी के बारात में नाचने लग जाएंगे। तो भाई तुझे वो वाली व्यवस्था देखनी, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है, ठीक है। तेरा काम ये है कि बारात, ठीक है, जहां से चढ़ती है और पूरे गांव में जहां तक चढ़ के आती है, ठीक है, प्रॉपर तुझे पूरा अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। फिर मेरा छोटा भैया पकड़ लिया कि भाई तू आ, तेरा काम ये है कि तू ये देखना है कि किसी बाराती को खाना कम ना पड़ जाए। तुझे हलवाई के पास रहना है और जो हलवाई बोले तुझे वो लेके आना है, ठीक है। जा तुरंत, एकदम हलवाई ने बोला कि साहब पनीर कम पड़ गया, बेटा तुरंत पनीर लेके आ, ठीक है। कोई हलवाई कह रहा है कि साहब पानी की बता से हमें तो मिल ही नहीं रहे, भीड़ इतनी है, तो उससे कहना है बाबूजी आप चिंता ना करो, ठीक है, आप चूंकि बाराती हैं, हमारे मेहमान है, तो हम आपको खुद पानी की बता से अपने हाथों से लेकर आएंगे। कोई किसी बाराती ने मुंह फुला लिया, सपोज दैट, कि भाई हमें तो मिली नहीं बर्फी, काजू कतली, ठीक है, ये कैसी व्यवस्था है, हमें काजू कतली मिल नहीं रही, तो उससे कहना है कि नहीं 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 परेशान मत हो, काजू कतली हम लेकर आते हैं। और जीजा फूफा बहुत मुंह फुलाते हैं, तो ऐसे अगर किसी जीजा फूफा ने मुंह ही फुला लिया हो तो जीजा और फूफा का मुंह भी ठीक करना है कि कोई बात नहीं फूफा जी, ठीक है, क्या व्यवस्था है, आप क्यों मुंह फुला रहे हो, अरे भाई हमारा तो कोई मान सम्मान ही नहीं है। तो ऐसे फूफा जियों को ब्लेंडर स्प्राइट की एक बोतल भी लाके देनी है, ये तुम्हारा काम है। फिर तीसरा वाला भैया बुलाया, तीसरा वाले भैया से कहा भाई तेरा काम पता है क्या है, तेरा काम ये देखना है कि जो पूरा प्रॉपर टेंट इत्यादि की व्यवस्था है, उस टेंट इत्यादि की व्यवस्था में कोई कमी ना रहनी चाहिए, प्रॉपर टेंट वगैरह लगनी चाहिए। जहां पे तुझे लग रहा है कि यहां पे टेंट लगना चाहिए वहां पे लगना चाहिए, इस तरह से तुझे ये व्यवस्था देखनी है। चौथे को बुला लिया, चौथे से ये कहती है कि तुझे घर की जितनी भी औरतें हैं, लेडीज हैं, ठीक, उनका ख्याल रखना है, ठीक है। तो लेडीज, ठीक है, उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, उनका संगीत फंगीत अच्छा होना चाहिए, उनको, ठीक है, जितने भी ब्यूटी पार्लर वालों की जरूरत पड़े, ठीक है, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। कोई भी लेडीज रंगाई पुताई से रहना जाए, ठीक है, सबकी प्रॉपर रंगाई पुताई हो। कुल मिलाकर तो ऐसे ही जब संविधान सभा बनी ना मेरे प्यारे बच्चे, तो जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान में बहुत सारे कार्य थे, और उन सभी कार्यों को करने के लिए टोटल मेरे प्यारे बच्चे
ठीक है, 8 बड़ी और लगभग 14-15 छोटी समितियां बनी। ठीक है, ये समिति थी जो हम भाई थे ना, हम भाई एक एक समिति थे और एक एक समिति को एक एक काम सौंप दिया गया था कि भाई तेरा काम ये, तेरा काम ये, तेरा काम है। ऐसे ही संविधान सभा का जब बच्चे आगे, ठीक है, संविधान सभा की कार्यवाही स्टार्ट हुई तो संविधान सभा की कार्यवाही को स्टार्ट कौन करेंगी? कमेटीज बेटा, समितियां। ठीक है, समितियां। इनमें से प्रत्येक समिति को मेरे प्यारे बच्चे एक एक काम सौंपा गया था। ठीक है, और उन्हें अपने अपने कार्यों को पूरा करना था। ठीक है, इसमें 8 बड़ी समितियां थी और लगभग 14-15 छोटी समितियां थी। एक एक समिति के अध्यक्ष को समझेंगे और उस समिति का क्या काम था ये समझेंगे। अब आप मेरे प्यारे बच्चे ये बताएंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पॉलिटी ऐसा लग रहा है कि आपके खून में घुल चुका है, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये कौन नालायक कह रहा है कि 4th वाले का काम मुझे भी मिल जाता? महिलाओं की संख्या बेटा 15 थी। ठीक है, संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। 15 की 15 महिलाओं को उनका नाम भी लिखवा देंगे, आपको चिंता ना करो, आपको याद भी करवा देंगे सब कुछ। अच्छा, गाने की डिमांड हो रही है। चलो बेटा 2 लाइन ही सुनाऊंगा, ध्यान रखना, 2 लाइन सुनाऊंगा उसके बाद नहीं। ठीक है, अब हर एक क्लास में गाना जरूर सुनाया जाएगा, जैसे आप क्लास के लास्ट तक बने रहे। और एक और बात ध्यान रखना, देखो क्लास हंसी मजाक के साथ पूरी होनी चाहिए। क्लास में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि हम पढ़ें भी, हम समझें भी, हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, साथ के साथ हमें क्लास में याद हो। आप मेरी क्लास में ये देख लीजिएगा कि आपको 80-90% क्लास में याद हो रहा होगा। 80-90%, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इस बात को। चलो ठीक है, मुन्ना खूब दूर दूर लिखा है, और कितना दूर दूर लिखूं? ठीक है ना, कभी कोई राइटिंग की तारीफ नहीं करता, कोई ये नहीं कहेगा कि राइटिंग कितनी अच्छी है। एक एक, ठीक है, चीज कितनी बढ़िया तरह से सर लिखते हैं, कितनी अच्छी तरीके से लिखते हैं, कमियां निकालने वाले आ जाएंगे। चलो ठीक है, चलिए, लव यू बाबू, बाय बाय। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। ठीक है, एक बार, ठीक है, सारे नोट्स, सारी पीडीएफ आपकी डल गई हैं। हाँ, कल वाली क्लास इसलिए लेट हो पाई थी आपकी अपलोड, क्योंकि बेसिकली कल क्लास में मैंने स्ट्रीमिंग ऑफ नहीं की थी और मैं अगली क्लास के लिए टी-शर्ट चेंज करने लग गया था, तो इस वजह से जो ना वो लेट अपलोड हो पाई, और जब क्लास ही लेट अपलोड हुई तो पीडीएफ भी लेट हो गई। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू। कल गाना सुनाऊंगा, ठीक है, कल सुनाऊंगा।